त्रिभुवन चौहान बीजेपी या कांग्रेस की बी टीम, पत्रकार से अचानक राजनीति की तरफ, ऐसा क्या हुआ? जो जनता मुझे प्यार कर रही है उनके लिए तो हम विधायक हैं। जितने हमारे विधायक हैं, कतिपय इनमें से गांवों के प्रधान भी नहीं बनते। विधायक शक्तिशाली नहीं होता। निर्दलीय प्रत्याशी कैसे इतने फंड्स जुटा पा रहा है? त्रिभुवन चौहान एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, जो कार्यकर्ता हैं या गांवों में शराब परोसनी है, पैसे बांटने, अपनी बातों पे कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, ना ही भाजपा ना कांग्रेस। और आपकी नजरों में विकास क्या है? फैक्ट्रीज यहाँ क्यों नहीं इंस्टॉल हो सकती? एक गाय 4 दिन पहले नीचे गिरी हुई। हिंदुत्व, गाय, ये चीजें बात करने वाले केदारनाथ धाम में आए हुए प्रचारक तमाम, क्या उनको वो नहीं दिख रहा होगा? बॉबी से आपको कितनी मदद मिल रही है? हमारा स्टार प्रचारक होगा। मर्द को दर्द नहीं होता होगा। ठंड लगती है। आप जैसे यूथ यूकेडी के साथ ना जाकर निर्दलीय लड़ रहे हैं, या आपको तो मूल निवास भू कानून चाहिए ना। आप ये थोड़ा ना देखोगे यार झंडा कौन सा है। लोग भावुक हैं अपने प्रदेश के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब्स में हमारे ही लोग क्यों नहीं फिट होते? आप नहीं उठा रहे? धर्म खेलते खेलते ना इन्होंने अयोध्या गंवाई, इन्होंने बद्रीनाथ गंवाया, केदारनाथ गंवाने वाले। पापा आप तो बोल रहे कि दिल्ली में केदारनाथ है या फिर वहाँ केदारनाथ, ओरिजिनल कहाँ है? अब समझ में आ रहा है 10 दिन बाद ये गलत टिकट हो गया तो वापस से आपने मैनिफेस्टो में बड़ा फोटो शैला जी का लगा दिया। आशा दीदी जहाँ जाती हैं कहती हैं अरे प्रणाम दीदियों, कैसे हैं आप? सच्चाई ये है इनके गाँव की सड़क आज भी नहीं बनी। अक्सर कई सवाल खड़े होते हैं कि जब इंटरव्यू का दौर आता है और किसी चुनाव के दौर की बात होती है, तो बात होती है कि बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट से इंटरव्यू होते हैं, उनसे बातचीत होती है, लेकिन छोटी पार्टी या निर्दलीय लोगों को किनारे कर दिया जाता है। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। केदारनाथ उपचुनाव इस समय देश में सबसे बड़ा चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो झारखंड के चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र के चुनाव। लेकिन चूंकि हिंदुत्व की सीट है और लगातार बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी हिंदुत्व की लगातार सीट अपनी हारती जा रही है, ऐसे में केदारनाथ को पूरे देश के अंदर सबसे बड़े चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। और इस चुनाव में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चुनाव की परिभाषा को बदल कर रख दिया है। पहले पत्रकार रहे और अब कैंडिडेट हैं, लेकिन किसी बड़ी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय हैं। हमारे साथ त्रिभुवन चौहान मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। त्रिभुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DSR अनकट में। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब। पत्रकार से अचानक राजनीति की तरफ, ऐसा क्या हुआ? राठौर साहब, आप भी बहुत समय से पत्रकारिता करते हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ केदारनाथ भूमि में, क्योंकि केदार घाटी हमारी बहुत सुंदर है और ऐसा हमारा उत्तराखंड भी। 25 वर्ष का हो चुके हैं हम। अनफॉर्चुनेटली वो जो चीज़ें हमने कभी मांगी थी या जिसके लिए बनाया गया था वो नहीं मिली। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो शायद हमने चाही नहीं थी। पत्रकारिता करते करते एक लंबा अरसा हुआ और कई गाँवों में हम गए हैं। अभी रिसेंट मेरी जो विजिट थी, छुईबत एक कार्यक्रम को लेके हम 70 विधानसभाओं में गए, जहाँ पर 70 विधायकों के गाँव तक हम गए। हमने देखना चाह रहे थे कि भाई 70 विधायक अपने गाँवों में क्या विकास कर पाए हैं, क्योंकि आदमी जब शुरुआत कहीं करता है तो पहले घर से शुरू करता है, फिर मोहल्ला देखता है, फिर गांव देखेगा और फिर कस्बा और फिर आगे। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और शायद विकास जिसको बोला जा रहा है वो विकास नहीं, कुछ तो ऐसा है कि वो ज़रूरतें हैं। जैसे कि आज के जो विधायक हैं अधिकतम, उनका कहना है कि हमने रोडें लाई हैं, उस गाँव में रोड लाई, उस गाँव में रोड लाई। मुझे लगता है रोड विकास नहीं है। रोड तो ज़रूरत है किसी भी एक इंडिविजुअल की, गांव वालों की, उसमें रहने वाले लोगों की। और वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनको सुविधाएं भी आज मिली हैं, तो वो सड़कें विकास नहीं है, वो तो उनकी ज़रूरत है। जैसे हम आप और आप कपड़े पहनते हैं, वो ज़रूरत है। तो ये लगा कि ये हो नहीं रहा है, तो इसलिए लगा कि यार हम जब आवाज़ माइक से उठा रहे हैं और वहाँ तक पहुँच नहीं रही है आवाज़, कुछ जो हमने टॉपिक्स उठाए उन पे कार्रवाई हुई है पर कईयों पे नहीं हुई, तो मुझे लगा क्यों ना हम विधानसभा जाकर देखें कि उस दूसरे माइक से अगर बात हो तो क्या पता इन बातों में कुछ सच्चाई आगे निकले या उनमें कुछ निष्कर्ष निकले और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। चौहान साहब, मेरी अभी कल बात हुई जो पूर्व में विधायक रहे मनोज रावत, उनका ये कहना था कि विधायक शक्तिशाली नहीं होता, विधायक के पास इतनी शक्ति नहीं होती। आपको क्या लगता है कि अगर आज की डेट में अगर यहाँ से अगर आप चुन लिए जाते हैं या यहाँ की जनता आप पर भरोसा करती है,
तो क्या आप वो सब चीजें कर पाएंगे जो आप अभी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आपने बोला मनोज रावत जी, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। मनोज रावत जी ने कहा कि विधायक शक्तिशाली नहीं होता तो फिर उन्हें उठना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जैसे उन्होंने पिछली बार भी किया। 5 वर्ष में वो हमेशा एक गीत गाते रहे या एक गीत रोते रहे, मैं विपक्ष में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जब आपको ये पता था कि विपक्ष में हो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, और अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि विधायक के पास पावर ही नहीं है, तो फिर मुझे लगता है आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, बरगला रहे हो। आप क्यों वोट चाह रहे हो? आप क्यों चाहते हो कि आप जीतें जब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे? तो ये तो बात उनकी थी। जहाँ तक मुझे लगता है दादा, जो मैंने एक बार पहले भी कहीं कहा है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम होते, जितने हमारे विधायक हैं, कतिपय इनमें से गाँवों के प्रधान भी नहीं बनते। ये सत्य बात है। विधायक, जहाँ तक बात है कि क्या कुछ हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एक पर पार्टी हमने बनाई है, आचार संहिता का भी थोड़ा सा वो है, लेकिन एक पता है, एक रोड मैप है हमारा जिसमें हम काम करना चाहते हैं। और मुझे पता है क्योंकि हमारी जनता को अब तक कुछ नहीं मिला है, तो अगर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से भी शुरुआत करेंगे तो यकीनन वो चीज़ें पहुँच पाएंगी जनता तक जो बुनियादी सुविधाओं से आके विकास का नाम उसको मिले। अब इनको मॉडल ही नहीं पता। इनको आज भी देखिएगा, अब ये लड़ रहे हैं कि भैया केदारनाथ में ये कर दिया वो कर दिया, ये अपनी बातों पे कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, ना ही भाजपा ना कांग्रेस। और आपकी नज़रों में विकास क्या है? विकास ये है जो सस्टेनेबल रहे और लंबे समय तक चले। दूसरी बात है रोजगार। अगर हम बात करें रोजगार के लिए, आज बहुत बड़ी बात है कि हम सब लोग केदारनाथ मंदिर पे ही डिपेंडेंट हैं, यहाँ के अधिकतम रोजगार। आज तक किसी ने ऐसे नहीं सोचा कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें ताकि एक सतत होता रहे, क्योंकि एक अच्छी आबादी रहती है यहाँ। हमारे यहाँ के लोग पलायन करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज में सेलाकुई में काम कर रहे हैं, कुछ हरिद्वार में या फिर मुंबई या दिल्ली में। वो फैक्ट्रीज यहाँ क्यों नहीं इंस्टॉल हो सकती या यहाँ क्यों नहीं बनाई जा सकती, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिएगा, चाहे बिस्किट ही में बात कर लूँ, बिस्किट की खेप पहाड़ों में भी उतनी है जितनी नीचे होगी, तो क्यों नहीं यहाँ पे पार्ले जी या किसी और कंपनी को यहाँ पे बुलाया जाए या किसी भी और ब्रांड को, उनको बोला जाए कि भैया ये लैंड है और इसको आप यूसेज करके यहाँ एक फैक्ट्री का निर्माण करो। एमएसएमई हो सकते हैं, उसके ऊपर और कुछ हो सकता है। धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन, कॉलेज वगैरह यहाँ खुलें, खासकर मेडिकल कॉलेजेस। अगर वो यहाँ खुलते हैं तो एक तो हमारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो अब तक नहीं मिल पाई हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी, और साथ के साथ जब अच्छे डॉक्टर्स क्षेत्र में होंगे तो मार्केट बदलेगा। कुछ शायद कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल जाएंगे, कुछ मतलब रोजमर्रा की चीजें जुड़ती चली जाएंगी, वो एक विकास होगा। ऐसा नहीं कि आज यकीन मानिएगा, ये इतना अच्छा होटल है जहाँ पे आप रुक रहे हैं, ये केवल यात्रा के भरोसे है। हम अगर कहीं पे कुछ स्टेडियम अगर कुछ होता तो शायद यहाँ क्रिकेटर्स आके रुकते, अगर यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल होता तो कुछ डॉक्टर्स निकल के आते। तो ये तमाम चीजें ऐसे जो एक विकास को ऐड ऑन करेगी, धीरे धीरे होगा, बट करेंगे ये प्रयास। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, और चूंकि चुनाव केदारनाथ का है और केदारनाथ के बारे में पूरा देश जानना चाहता है, तो वो ये भी जानना चाहता है कि त्रिभुवन चौहान कैसे, कहाँ से शुरुआत की उन्होंने, क्या एजुकेशन रही उनकी, कैसे पत्रकार बने और कैसे राजनीति में आए। बातें बहुत अच्छी अच्छी करता हूँ, यहीं से शुरुआत करता हूँ। बातों के साथ साथ सर कार्य अच्छे किए हैं, और पिछले कुछ सालों में जो ख्याति हमें मिली है वो प्रेम समझता हूँ। जनता ने प्यार दिया है इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसका कारण स्पष्ट है कि हर उस गरीब तक पहुँचे हैं, उसकी आवाज़ सुनी है जहाँ अनसुनी हुई है, चाहे वो शासन स्तर पे हो या प्रशासन स्तर पे हो या कहीं भी। जिस व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिला तो उसने लोकार्पण का दरवाज़ा खटखटाया, चौहान गया और उनकी खबरें की। त्रिभुवन चौहान एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, और इंजीनियरिंग पैशन भी था। शुरुआती दौर में देखें तो यहाँ एक छोटा सा कस्बा पड़ता है मनसूना। पिताजी टीचिंग में थे और बायोलॉजी वो पढ़ाते थे, बायोलॉजी। तो मनसूना में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th प्राइमरी स्कूल में किया, हिंदी मीडियम। 6वीं में भी मनसूना में था, जहाँ हमने पहली बार ABCD लिखना शुरू किया था, बिकॉज उस टाइम पे इंग्लिश बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसे आज हो रहा है। और फिर 7वीं 8वीं फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो लमगोंडी से किया। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं GIC गुप्तकाशी से की। उस दौर में मुझे अभी भी याद है कि चाचा जी आर्मी में हैं, मतलब तब अब तो रिटायर हो गए, तो वो तब मेजर थे।
तो हमेशा लगता था यार आर्मी में जाना चाहिए, बट इंजीनियरिंग मैथ्स बैकग्राउंड से थे तो लगा यार ऑप्शन इंजीनियरिंग भी हो सकता है। और आप यकीन मानिए पहाड़ों में ये हमारी एक अगेन एक बड़ी दुर्दशा है कि यहाँ के युवाओं को बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती, जैसे मुझे भी नहीं पता थी। आर्मी इसलिए पता था एनडीए क्योंकि चाचा जी आर्मी में थे, मैथ्स का था तो इसलिए इंजीनियरिंग पता थी, साइंस साइड से जाएंगे तो मेडिकल, इतना ही। आप यकीन मानिएगा 12th में मैं 12th में था तो एक मेरा दोस्त बचपन का, वो मेरे से सीनियर था, तो उसने बीकॉम ली थी श्रीनगर में, ये बात है 2001 की। तो मैंने उसको एक दिन पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो उसने बोला मैं बीकॉम कर रहा हूँ। आप यकीन मानिएगा मुझे नहीं पता था बीकॉम क्या होता है। हमारे यहाँ आर्ट्स और साइंस ही 2 सब्जेक्ट होते थे। तो फिर मैं घर पे आके पापा से मैंने पूछा कि बीकॉम क्या होता है, तो पापा ने बोला कॉमर्स भी एक वो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट्स और साइंस ही जनरली पढ़ाए जाते थे। तो यहाँ से निकल के फिर MLNR एक पेपर होता था 12th में, जो आज जेई और अलग अलग पैटर्न्स के बन गए हैं। वो पेपर लिखा तो उसमें थोड़ा मार्क्स ठीक आए तो काउंसलिंग हुई, 1-2 कॉलेज भी मिले। चाचा जी तब ले में होते थे, आर्मी में थे वो, ले उड़ी में थे चाचा जी। तो फिर चाची जी SF अकोमोडेशन में मेरठ में रहती थी, सेपरेटेड अकोमोडेशन होती है आर्मी फैमिली के लिए। तो पापा ने भी बोला और पूरी फैमिली ने डिसाइड किया यार जब इंजीनियरिंग करनी है, मेरठ में अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से इंजीनियरिंग की जा सकती है। तो मैंने फिर राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरठ में, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग के बाद फिर दिल्ली मूव किया जॉब के लिए, जॉब की काफ़ी साल। उसके बाद लगा यार कि थोड़ा कुछ नया परिवर्तन किया जाए अपनी चीज़ों को लेके, तो बिज़नेस शुरू किया दिल्ली में, एक साथ पैरेलल हैदराबाद में भी, और देहरादून में एक ब्रांच खोली क्योंकि शादी की उम्र हो रही थी, घर वाले भी चाहते थे कि भाई मैरिड। तो 2011-12 में मैं देहरादून आ गया था, फंक्शनिंग दोनों ऑफिसेस चल रहे थे। तो एक मेरे पड़ोस में थे हिमालयन कंसल्टेंसी, तो उन्होंने एक प्रपोजल मुझे दिया कि आप अगर कुछ चुनिंदा स्कूल्स आप पकड़ते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी, और जो कि गवर्नमेंट स्कूल हो, आप वहाँ पे करियर काउंसलिंग करेंगे तो हम आपको पे आउट करेंगे। तो एक एज अ प्रपोजल था वो, जैसे कि होता है प्रमोशनल एक्टिविटी। मैं गया साहब, मैं 2013 ये आपदा आई जून में, और मुझे लगता है अगस्त सितंबर में मैंने ये भ्रमण शुरू किया था। मैंने तकरीबन 317 स्कूल विजिट किए सर। अब यहाँ मुझे दर्द हुआ, ये 317 स्कूल जो मैंने विजिट किए थे 2001 में, जो आपको बता रहा था कि मुझे भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं मैथ्स का था तो इसलिए इंजीनियरिंग पता थी, चाचा जी आर्मी में तो एनडीए पता था। मैंने ये देखा कि यार लोगों को, बच्चों को आज भी, जबकि तब अब गूगल बहुत प्रॉम्प्ट था, सब कुछ था, उसके बाद भी बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेयर नहीं थी। आज भी आप हमारे गांव मोहल्ले के बच्चों को अगर पूछते हैं कि बेटा आर्मी में जाना है, तो दे ओनली नो वन वे कि भागना है और उसके बाद हम आर्मी में जा सकते हैं। हाउएवर दे कुड बी गुड इन स्टडीज, वो एनडीए उन्होंने सोचा ही नहीं कर। तो मुझे लगा यार इन पे कुछ काम करना चाहिए, तो ये सब हुआ। तो 2014 में फिर मैंने ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करके मैंने स्किल डेवलपमेंट एक सेंटर भी खोला। आई वॉज इन देहरादून, बट मैं फिर श्रीनगर में एक ऑफिस खोला क्योंकि पहाड़ों पे काम करना चाहता था। बल्कि उसकी एक ब्रांच हमने अगस्तूनी में भी खोली, एक हमने पौड़ी में भी एग्जाम करवाया था उसका, कि बच्चे जो चाहते हैं एनरोल होना ऐसा। तो वो थोड़ा चला है। तो उसके बाद हमने स्किल डेवलपमेंट में थोड़ा काम किया, थोड़ा लगा कि हाँ यार कुछ हो सकता है, और अच्छा भी हुआ। फिर धीरे धीरे उसको रन करते रहे। बाद में कोविड आया। कोविड के दौर में से थोड़ा पहले ही एक मेरे मित्र हैं, राज्य समीक्षा, आपने देखा हुआ एक पोर्टल है, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये एक माध्यम हो सकता है जब आप चीज़ों को दूर तक बता रहे हो, क्योंकि उसका पोर्टल अच्छा खासा चलता था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्यों नहीं मैं भी कुछ ऐसा ही शुरू करूं, सो दैट आई कैन रीच अप टू द पीपल। तो लोकार्पण तब शुरू हुआ। दिस वाज फाउंडेड ऑन 28 फरवरी 2019 और 18 तमाम। तो वहाँ से शुरुआत की, और इनिशियली कोविड का दौर था, तो इनिशियली आप यकीन मानिएगा वीडियोस भी कुछ ऐसे बनाते, जिनको याद होगा वो मोमेंट। मैं कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाता था वीडियोस में, एक पॉडकास्ट जैसा चलता था। मैं अपने गांव के जंगल में होता था, क्योंकि इंटरनेट वहाँ आता था, वहाँ होता था, तो वहाँ सबको दिखाता था मैं, देखिए आप लोग परेशान ना हो, कोविड में सब ठीक हो जाए, क्योंकि लोग बहुत इधर उधर फंसे हुए। तो काफल के जंगल, बुरांस, उनको यादें आ रही हैं। धीरे धीरे फैन जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए। इसमें एक इंसिडेंट बीच में क्या हुआ कि हमारे एक उसमें भी देखिए राजनीति हुई है, अब पता चल रहा है। एक हमारे शहीद हुए देवेंद्र सिंह राणा जी, और यहीं आगे हमारा एक गांव है तिनसोली, वहाँ के थे।
वो लाइव, मैं एक्चुअली उस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ आए थे उनके लास्ट फ्यूनरल के लिए, तो उनके वहाँ गया, वहाँ से लेके लाइव लास्ट सेरेमनी तक मैं था। तो तकरीबन 17,000 ऑड पीपल वर लुकिंग एट द वीडियो, जो लाइव में जैसे हम देखते हैं ना 200 देख रहे हैं और 500, 17,000 लोग देख रहे थे। कोविड में भी थे लोग, फ्री भी रहे होंगे और सब देख रहे थे। और फिर मुझे लगा कि यार आर्मी पर्सनल के लिए अगर मैं कुछ, मुझे तब लगा कि यार ये शायद आर्मी पर्सनल का कुछ, फिर मैंने आर्मी पर्सनल का निकालना शुरू किया कि कारगिल वॉर के जो हमारे हीरो थे उनको क्या कुछ मिला है। तो ये तमाम चीज़ें चलती चली गई। फिर कोविड में और लड़के जुड़ने लगे, होटेलियर्स जो बाहर फंसे हुए थे उनको मदद करते रहे। कुछ ग्रुप्स मैंने आज भी बना रखे हैं व्हाट्सएप पे, कई लड़के हैं जो हमसे आज भी जुड़े हैं और अब ज़्यादा प्रॉम्प्टली जुड़े हैं क्योंकि उनको हम तब वापस लाए थे। तो जैसे अभी हमारे साथ सूरत से एक लड़का अभी साथ में चल रहा है, वो सूरत में फंसे हुए थे, तब उनको वापस लाने का एक जस्तजू हमने की। तो धीरे धीरे लोकार्पण पे मुझे लगने लग गया कि यार हाँ, ये दिस इज द बेस्ट वे दैट आई कैन सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। और हम जनता के बीच में गए, फिर इंटरव्यूज वगैरह शुरू हुए और तमाम चीज़ें हुई और ये सफ़र चलता है। त्रिभुवन, एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है, आप पत्रकारिता जब करते हैं तो शायद इतने फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप राजनीति में घुस जाते हैं या राजनीति के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो चुनाव जैसी चीज़ों के लिए कम से कम फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास ये आते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी कैसे इतने फंड्स जुटा पा रहा है जो बीजेपी और कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टियों को बिल्कुल टक्कर देने के मुहाने पर खड़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यकीनन ये आना भी चाहिए। कुछ दिन पहले कल भी आज भी स्क्रूटनी हुई है हमारे अकाउंट्स की, परसों भी हो रही थी, कुछ मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले। तब तक हमारे खाते में से 27,000 रुपये खर्च हुए थे। ओके। और थोड़े बहुत फंड्स जमा हैं, ज़्यादा नहीं। हमने लिखा हुआ भी है, तकरीबन 51,000 रुपये कैश थे उस दिन और तकरीबन 2,07,000, 2,08,000, मतलब बिल्कुल फ्रैंकली मैं आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि हम ओपन बुक हैं, ये खाते में पड़े हुए थे। तो फिर मैंने एक सोचा भी, जो आप बोल रहे हैं, एक स्कैनर हम डालें, क्योंकि बॉबी के चुनाव के टाइम पे हमने ये स्कैनर किया था और अच्छा खासा फंड भी रेज हुआ था। दूसरी चीज़ मैंने देखी, और ओवर द टाइम आप देखो इतने दिन से फिर हमने वो स्कैनर का नाम ही नहीं लिया, ना जिक्र किया। मुझे लगता है चुनाव बिना पैसे के लड़ा जा सकता है अगर भावनात्मक आपके साथ हो। आज मैं अभी गुप्तकाशी में एक वीडियो करके आया हूँ थोड़ी देर पहले, शायद लोगों ने देखा भी। पूरे बाजार भर में तकरीबन लाखों के रुपए लगे हुए हैं वो झंडों पे, और वो झंडे कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि आपने कभी काम नहीं किया। ये चुनाव को हाइप बनाना और माहौल बनाना, ये शायद अगर जो राजनीति के गुरु हैं वो अगर बंद कर देते ना, शायद आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। चुनाव महंगा नहीं होता सर, राठौर साहब इसको बना दिया गया है क्योंकि आपको हर दिन अपने जो कार्यकर्ता हैं या गाँव में शराब परोसनी है, पैसे बांटने हैं, तो तब महंगा होगा। हमारा वो काम ही नहीं करना हमने, तो कहाँ से महंगा होगा। त्रिभुवन जी, मैं क्यों ना मानूं कि त्रिभुवन चौहान बीजेपी या कांग्रेस की बी टीम नहीं, क्योंकि बी टीम अगर होते तो शायद हम किसी एक दल को तो कभी कभी भला बोलते या छोड़ देते। आपने शुरुआत की थी और बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक धार्मिक दल है जो मानता है कि हम धार्मिक की बात करते हैं और तमाम चीज़ें, और मुझे लगता है इस होटल में भी काफ़ी लोग उनके रुके हुए हैं। ये होटल से ठीक 20-30 कदम दूर एक गाय 4 दिन पहले नीचे गिरी हुई है। शायद अभी स्मेल नहीं आ रही होगी, 2 दिन में आना शुरू हो जाएगी। मैं उसको लगातार देख रहा हूँ। मैंने परसों सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी बात करने की कोशिश की थी कि इसको हटाया जाए। हिंदुत्व, गाय, ये चीज़ें बात करने वाले केदारनाथ धाम में आए हुए प्रचारक तमाम, क्या उनको वो नहीं दिख रहा होगा? ये पहला प्रश्न है कि ये क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात, मनोज जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बताया, वो पहले भी कुछ नहीं कर पाए और अब भी विपक्ष का रोना रो रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। अब रही बात इन दोनों की ए या बी टीम होना, तो बहुत पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोच बहुत अलग है। उत्तराखंड को लेकर सोच है, यहाँ तक के जो विकास अभी तक नहीं हुआ उसके लिए सोच है। बाकी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। देखिए, मेरा सवाल सीधे सीधे आपसे इसलिए है कि आज के दौर में मीडिया के बारे में जब बात की जाती है तो उसे बोला जाता है या तो ये राइट विंग की मीडिया है या फिर ये लेफ्ट विंग की मीडिया है। मैं इन दोनों से ही तारुफ नहीं रखता हूँ, इसलिए सीधे सवाल होने चाहिए, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या फिर अन्य दलों से हो।
आपने बॉबी का जिक्र किया, बॉबी से आपको कितनी मदद मिल रही है? बॉबी से मदद एज सच, जब हमने एक बार देहरादून में गए थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी जिसमें कि सभी दलों ने बोला था कि हम आगे आके आपका सपोर्ट कर रहे हैं फॉर दिस, और काफ़ी दल भी थे, कई ये संगठन भी, उनमें बेरोजगार संगठन भी एक था। बॉबी उस दिन मौजूद नहीं था। बॉबी से मदद के नाम पर अगर मैं बात करूं तो बॉबी को मैंने कल या परसों शायद फ़ोन किया था। मैंने कहा भाई तुम्हारा वो एक केस उन पे हुआ है आजकल, उसी के बारे में चर्चा हुई, और मैंने उनको बोला क्या तुम आप आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि दादा 14 को प्लान था लेकिन 14 को उनकी डेट कोई लग गई है, तो देखता हूँ मैं 1-2 दिन में आऊँगा। तो ये मदद ऐसा है कि वो अगर यहाँ आए, क्योंकि एक तरफ पार्टियों के 40-40 प्रचारक हैं, तो हमारा भी एक भाई है जो शायद यही चाहता है स्टार प्रचारक, वो हमारा स्टार प्रचारक होगा। तो ये स्टार प्रचारक की कैंपेन में अगर आते हैं बॉबी तो वो मदद जरूर होगी। बेरोजगार संघ से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूथ आपके साथ जुड़ गया है। यूथ, देखिए यूथ पहले भी जुड़ा हुआ था, बॉबी के चुनाव से काफ़ी पहले ही। UKSSC की जो धांधली हुई थी 15-15 लाख करके वीडियो, मेरे को थोड़ा ठंड भी लग रही है, सॉरी। हाँ मैं बिल्कुल वीडियो VPD, आप चाहे तो एक जैकेट लाके दीजिए, नहीं कैमरा ये चलने दीजिए, ये कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, पहाड़ी लोग इतना सा। दोबारा से हम आ गए हैं, केदारनाथ की ठंड है ये, और केदारनाथ की ठंड पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जानी जाती है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ठंड उनको भी लग रही है कि भले ही वो केदारनाथ के वासी हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक होंगे काफ़ी हद तक। थैंक यू। दरअसल क्या है ना सर, ठंड पे ही याद आया, मर्द को दर्द नहीं होता होगा ठंड लगती है तो ये ऐसा ही है ना, थोड़ा आजकल टाइमिंग सुबह मॉर्निंग 6 या 5:30 भी हम उठ रहे हैं, फिर 7 बजे तक तैयार होना है, निकलना है, रात को 1-1 डेढ़ बज जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। आप यकीन मानिएगा कई बार तो ऐसा हो रहा है कि 2-2 3-3 दिन वही कपड़े। अब मुझे भी ये समझ में आ रहा है दादा कि एक बार बीच में अभी देखा होगा आपने, ये इससे पहले जो उपचुनाव हुए हैं बद्रीनाथ में, कि भैया रात को आप एक कपड़े में थे किसी और पार्टी में, और उन्हीं कपड़ों में आप दूसरी पार्टी में भाषण दे रहे थे। तो मुझे समझ में आता है ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है कपड़े बदलने। नहीं, पर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जब आपने कपड़े चेंज किए तब भी आप उसी पोस्चर में हैं और उसी दल की, मतलब इंडिपेंडेंट की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं बॉबी पर था जब आपको ठंड लगनी शुरू हुई। हाँ जी। तो आपके स्टार प्रचारक बॉबी हैं। एक सवाल मेरा और है, इस प्रदेश को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी UKD ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने। किन्हीं कारणों से उत्तराखंड क्रांति दल अपना वजूद उस लेवल पे नहीं ला पाई, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल को हमेशा तलाश रही ऐसे युवा चेहरों की। मैं भू कानून को लेकर भी बात कर रहा हूं कि कुछ लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल से अलग हटकर उन्होंने भू कानून की लड़ाई लड़ी। तो आखिर ऐसा क्या है कि आप जैसे यूथ UKD के साथ ना जाकर निर्दलीय लड़ रहे हैं, या फिर एक अलग अपनी समिति बना रहे हैं? दादा देखो, UKD व्हेन यू सेड इट कि उत्तराखंड बनाने के लिए, ये मैं 100% अग्री नहीं हो सकता, बिकॉज वो लोग और थे जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में अपना सर्वोच्च दिया। खैर उसके बाद भी 2002 में जब चुनाव हुए पहले, उत्तराखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ के क्षेत्रीय दल को सपोर्ट किया था। 4 सीटें थी, बहुत थी, मतलब शुरुआत में 4 सीटें आना वाज रियली नाइस। लेकिन जो उनकी फिर बाद में पार्टियों में जाना, दल बदल करना, फिर मंत्री पद ले लेना और तमाम चीज़ें धीरे धीरे कटती चली गई, और आज ऐसा है कि लोग वाकई भरोसा नहीं कर पा रहे। UKD को वाकई समझना होगा कि उनके अंदर कहाँ ना कहीं खामी हो रही है। अभी मोहित और जिनकी आप बात कर रहे थे, मोहित और अच्छा काम कर रहे थे, UKD को वापस से पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे थे, तमाम चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर वही अंदरूनी राजनीति का वो एक फिर शिकार हुए कि भैया, क्योंकि मुझे कोटद्वार की वो रैली याद है, मैंने उस दिन बल्कि बोला भी था इनको, मैंने कहा भैया आप लोग यहाँ पे संघर्ष समिति की बात करो, UKD की बात मत करो। तो वो मानने लगे, लेकिन UKD के भी लोग थे बीच में, तो उन्होंने UKD का भी नाम किया कि UKD कर रही है ये, तब तो ये साथ में थे। लेकिन फिर बाद में क्या होता, जब इनको लगा कि यार इससे फायदा हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, जो कि एक्चुअल सच नहीं है। आज लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग मोहित से जुड़ रहे हैं या UKD से जुड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ भू कानून, तो वो गलत फहमी है। जनता
इन आंदोलनों का हिस्सा बन रही है, ये सच है। लेकिन ये इतना ही सच है कि लोग भावुक हैं अपने प्रदेश के लिए। अब आपको लगता है कि हमने आंदोलन तैयार कर दिया और इसका एक नेता कल को कुछ और करेगा, ऐसा शायद नहीं होगा। क्योंकि आप देखिएगा, मूल निवास भू कानून की बात कभी कांग्रेस ने की ही नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चला ये अच्छा माध्यम है तो उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज रावत जी ने की थी बिफोर ही गॉट द टिकट। उन्होंने बोला कि भू कानून मूल निवास की बात मैंने करी है। नहीं, पर मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगा जी। जितना मेरा पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, तो मैं जितना समझ पाया और जानता हूँ, मनोज रावत पहले राजनेता रहे इस प्रदेश के जिन्होंने विधानसभा के पटल पर भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को उठाया। वहां रखा, वहां मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अभी रैली की बात हो रही ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस ने भी अपना एक बनाया था कि हम भी ये रैली करेंगे, फिर यूकेडी ने भी अभी रैली की, कल फिर से मोहित औरों ने भी रैली करी। अब आज की तारीख में आप समझिएगा, ये भले मनोज जी ने किया होगा, आप समझिएगा 3 चीजें हो रही हैं पैरेलल, मूल निवास भू कानून, मूल निवास भू कानून, मूल निवास भू कानून। आप एक उत्तराखंडी, आप कहाँ जाओगे? आपको तो मूल निवास भू कानून चाहिए ना। आप ये थोड़ा ना देखोगे यार झंडा कौन सा। तो लोगों को भी भ्रमित किया जा रहा है और धीरे धीरे हो जाएंगे, जबकि मोहित औरों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आप देखिएगा, मुझे याद है देहरादून की रैली निकली, फिर हल्द्वानी पहुंचे, फिर कोटद्वार पहुंचे, फिर टिहरी पहुंचे, फिर कोटद्वार हो गया, फिर ये गए, अभी गैरसैंण गए थे, फिर इन्होंने ऋषिकेश में निकाली, अब हरिद्वार में निकाली। तो एक लंबा, और मुझे लग रहा है पिछला पूरा 1-1.5 साल है। अब एकदम से क्योंकि इसमें भीड़ जुट रही है तो हम उसका हिस्सा बन जाएंगे, दैट इज नॉट गुड। तो क्या ये मान लिया जाए कि मोहित भी स्टार प्रचारक बनकर त्रिभुवन चौहान के साथ खड़े होने वाले हैं? मोहित अच्छे मित्र हैं, और क्योंकि देखिए क्या हुआ है बीच में ना, जिन जिन संगठनों के साथ हम खड़े रहे हैं, रात बुलाया, देर रात बुलाया, सुबह बुलाया, शाम बुलाया, उत्तराखंडियत के लिए हम गए, है ना। उसमें तमाम मुद्दों में हम खड़े रहे। तो हाँ, अगर मैं मोहित को बोलूँगा यार मोहित भाई आप भी आइए, तो मुझे लगता है वो मना नहीं करेंगे, ना कर भी नहीं पाए, मतलब ऐसा समझ रहे आप, वो कर नहीं पाएंगे, उनको भी लगेगा हाँ, क्योंकि उनकी भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ऐसी है नहीं। आज वो भी उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, हम सब लोग उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, तो आप इस लड़ाई से तात्पर्य क्या है आपका? मान लीजिए मैं एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ और मैं करीबन 24 साल से उत्तराखंड में हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ? अगर मैं आपसे परिभाषा समझूं तो वो क्या परिभाषा होगी? क्योंकि आमतौर पर उत्तराखंडी इस बात को समझता है, लेकिन जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है वो बारीकी से इस चीज को समझना चाहता है और वो समझ नहीं पा रहा है। मैं ये मानता हूँ सर, आज देखिएगा क्या हुआ, मूल निवास के पहले हमारे डॉक्यूमेंट बनते थे, आज वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र हर उस व्यक्ति का बन रहा है जो 10 साल या इसके इर्द गिर्द उत्तराखंड में रह रहा है। कल नौकरी की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप भी जो बाहर से आए हुए हैं या फिर जो यहाँ का है मूल निवासी, वो अब दोनों ही स्थायी निवासी हैं, तो दोनों ही वरीयता से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो एक रोजगार का जो खतरा पैदा हुआ है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हमारे लोग, ये इसमें लोग क्या बोलते हैं यार हमारे लोग तो बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं। हमारे लोग जो बाहर रोजगार कर रहे हैं, ईदर दे आर इनटू सेंट्रल सर्विसेज, या फिर वो फिर होटल्स या फिर कहीं पे उनमें है। मेरे को ये समझना है कि जो उत्तराखंड राज्य की जो हमारी अपनी धरोहर है और हमारे अपने चीज़ें हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में हमारे ही लोग क्यों नहीं फिट होते, ये एक प्रश्न है। और इसी के लिए अभी तक ये जब तमाम जो जस्तजू हो रही है ना, ये इसीलिए हो रही है कि वो हक मिले, किसी से बैर नहीं है, आप समझिएगा, बस हम अपना हक मांग रहे हैं, बैर नहीं है किसी से। और भू कानून की अगर मैं बात करूँ तो भू कानून भी ऐसा ही है। आप देखिएगा लोग, अब जैसे ये जो होटल है, ये अभी मिश्रा गांव है, वहाँ पे है, इनकी ये ज़मीन है। सोचिएगा अगर ये ज़मीन को बाहर कहीं बेच देते, पर इन्होंने खुद बनाया है और खुद डेवलपर, अच्छा खासा रोजगार, कम से कम 25-30 लड़कों का यहाँ रोजगार है, हमारे स्थानीय युवा हैं, सभी काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। भू कानून में क्या हो गया, जो पहले समितियां बनाई गई, जो रूल्स बनाए गए, वो धीरे धीरे अमेंडमेंट्स होते रहे, क्योंकि बाहर से पैसा आए और वो लालच नेताओं का बढ़ा और उसकी वजह से उन्होंने सब खराब कर दिया। जो आज हम चाह रहे हैं कि हमारी जमीनों का हक भी हमारे पास ही रहे, उसी के लिए, और हमारी नौकरियां, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो सर बहुत मुश्किल है काटना। आप यकीन मानिए कि केदारनाथ, अब विधानसभा की हम बात करें, केदारनाथ विधानसभा में एक मंदिर श्री केदारनाथ जी का, जिसने यहाँ की पूरी आजीविका चला रखी है। और आज जो तमाम चीज़ें हुई हैं अभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर, 31 जुलाई को जो हुआ वो आपदा थी,
लेकिन उससे पहले जो हुआ वो ह्यूमन क्रिएटेड आपदा थी यहाँ के लोगों के लिए, जबरदस्ती, क्योंकि आप व्यवस्थाएं बना नहीं पाए। पहले तक भी यात्राएं चलती रही, लेकिन आप जानबूझ के उसको पुश इस तरह से कर रहे हैं, और आज लोगों को ये साफ दिख रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं। अब आई एम नॉट टू श्योर वो वैसा है या नहीं, बट लोगों के दिमाग में तो अब आ गया है कि भैया कैंची धाम लेके गए आप। तो ये सभी चीजें हक हकूक तभी मिल पाएगा जब हम आवाज उठाएंगे। नहीं, जब आप श्योर नहीं हैं और आप जैसे नेता श्योर नहीं, तो फिर इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? मैंने क्या बोला आपको? कांग्रेस, भाजपा, ये आज केवल मंदिर आप नहीं उठा रहे? हमारे मुद्दे सर शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है। रोजगार में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं उस पर है। आज मैंने अभी बोला ना, रोजगार आजीविका यहाँ एक बड़ा प्रश्न है, वो है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपने लोगों का रोजगार को वो कर दिया। दूसरा, दिल्ली में धाम बनने की बात हुई, मैं मानता हूँ सर वो एक मंदिर बनता, तमाम चीज़ें होती, पर 20 साल बाद हमारे अस्तित्व की लड़ाई होती। वो मेरा बच्चा कल मुझे पूछता, जो शायद अगर उसे नहीं पता या उसके बच्चों को उसको नहीं पता होगा, वो बोलेगा पापा आप तो बोल रहे कि दिल्ली में केदारनाथ है या फिर वहाँ केदारनाथ, ओरिजिनल कहाँ है? तो वो एक बड़ा अटपटा सा आंसर हो जाता तब देना। हमारी आजीविका इससे चल रही है, हमारे रोजगार को छीना ना जाए। आज यहाँ अगर कुछ नहीं है तो रोजगार के नाम पर कुछ नहीं कर रखा है गवर्नमेंट ने। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स ही दें, बट प्राइवेट में भी क्या आपने ऐसी कुछ फैसिलिटीज, जो इंस्टीट्यूशंस की मैं बात शुरुआत में कर रहा था, क्या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हम प्राइवेट में जॉब कर सके अपने पहाड़ में ही रह के? वो हैं ही नहीं। आप रुद्रप्रयाग भी छोड़िए, आप ऋषिकेश से ऊपर कहीं मुझे कोई बड़ी इंडस्ट्री दिखा दीजिए जहाँ कुछ हो रहा हो, जिससे कि 2-4 लोग हमारे काम करें। तो कहाँ से करेंगे साहब? हमारा मंदिर भी आप यहाँ से ले जाएंगे तो फिर क्या बात होगी? हमारी लड़ाई वो नहीं है सर जो आप समझ रहे हैं कि हम भी वही बात कर रहे हैं या कांग्रेस वो बात कर रही है। कुछ फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल कॉमन होंगे क्योंकि वो फैक्ट्स हैं, बट अदरवाइज हमारी लड़ाई वैसी नहीं है जो क्योंकि ये लोग मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं सर। इन्होंने आज तक राजनीति मुद्दों पे की ही नहीं है। आज देखिएगा, आज धामी जी ने को एकदम से याद आया कि यार हमारे यहाँ पर हरिजन समाज बहुत है, उनके लिए बड़ी बैठक कर दी, क्योंकि उनको दिख रहा है उनका वोट बैंक तो खिसक रहा है, इधर वो चौहान ले जा रहा है या फिर कांग्रेस, जो भी। अब वो सोच रहे हैं ये वाला एक वर्ग है, ये तबका, मतलब यहाँ भी जातिवाद करोगे। क्यों नहीं विकास की बातें करते हैं? इन्होंने जो 600 करोड़ रुपए की अभी बातें की हैं, उसका 600 करोड़ रुपए का 6 रुपए लगाया है कहीं? उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज इन्होंने 27 तारीख को टिकट फाइनल किया, अपना आशा जी को टिकट मिला, ठीक हो गया। अब समझ में आ रहा है 10 दिन बाद ये गलत टिकट हो गया, तो वापस से आपने मैनिफेस्टो में बड़ा बड़ा फोटो शैला जी का लगा दिया। ऐसा था तो शैला जी की बिटिया को ही पहले टिकट दे देते। ये सब राजनीति करते हैं, ये काम नहीं करते सर। ये दर्द है और उसके लिए काम करने का मन। अब जाति का जिक्र आपने छेड़ ही दिया है, तो थोड़ा सा जातिगत समीकरण पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ तकरीबन 55% ठाकुर वोटर हैं और 18% अनुसूचित जाति और जनजाति, जो भी आप काउंट कर सकते हैं, और लगभग 21% ब्राह्मण वोटर हैं। त्रिभुवन चौहान को क्या लगता है कि कौन सा समीकरण त्रिभुवन चौहान के लिए फिट बैठ रहा है? त्रिभुवन के साथ हर वो व्यक्ति है जिसकी 2 आंखें हैं, 1 नाक, 1 मुंह और 2 कान। वो तो सभी की हैं। तो इसका मतलब 90,000 वोट त्रिभुवन चौहान को मिल रहे हैं। 90,000 एक्चुअली वोट हो नहीं पाएंगे, मुझे लगता है 52-53 हजार की पोलिंग होगी शायद। तो उसको सारा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। मैं उसको जातिगत आधार पर कभी बांटना ही नहीं चाहता, इफ यू वुड हैव अंडरस्टूड इट दैट वे, क्योंकि ये जातियां, दिस इज अ हार्ड फैक्ट इन उत्तराखंड। जातिगत आधार तो अभी तक, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, यहाँ के जातिवाद पर अभी तक वोट हुई ही नहीं। और जो कोशिश कर रहे हैं अभी पहाड़ में ये लाने की, वो गलत है। अब इसमें तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार इतने सारे, आप देखिएगा यहाँ जितने भी नेता हैं, किस बेस पे इन्होंने टिकट दिया, क्या टिकट दिया, वो ये क्वालिटी पे देख ही नहीं रहे सर। इनकी राजनीति का स्टाइल ही कुछ और है, और वही शायद धर्म खेलते खेलते ना इन्होंने अयोध्या गंवाई, इन्होंने बद्रीनाथ गंवाया, केदारनाथ गंवाने वाले। तो ये जातिगत समीकरण है, ठीक है सर, एक पैमाना। इन्होंने अभी एक पैमाना और बनाया यार, अच्छा शैला जी को तो यार तकरीबन 33-38% वोट पड़ा था भाई, कुलदीप रावत को और 22% वोट पड़ा यार, सुमंत को 4-5% पड़ा, देवेश नौटियाल को 7-8% पड़ा, सबको मिला दिया, हमारा 73% वोट हो गया या 71% जो भी था। अब समझिएगा क्या हो रहा है उस गणित का, अंदर इतनी बौखलाहट हो गई।
ये आज भी वही गणित कर रहे हैं। अच्छा ये 18%, ये 21%, ये 21% को मिलाने की बात। ये आंकड़ों के गेम नहीं है साहब। आप यकीन मान लीजिएगा, आज त्रिभुवन चौहान, वो पहले प्रश्न में आ रहा हूँ मैं, आप त्रिभुवन चौहान इनको स्ट्रांग क्यों लग रहा है? जिस लड़के ने पैसा ही नहीं खर्च किया, ना वो शराब पिला रहा है, ना वो पैसा दे रहा है, फिर भी स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों से जो हमने अपनी फसल बोई है ना सर, लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याएं हल करने का, किसी गरीब की कहीं दिक्कतें हैं तो उसके पास जाने का, वहां से चीजें ठीक करने का, वो हमें मिल रहा है आज हम लोगों की भावनाओं में। अब आप शुरुआती सवाल पे आ गए और उसका जवाब दे दिया, तो उसी में से एक सवाल मेरा और निकल आता है। आपने अभी जिक्र किया कि ना आप शराब पिला रहे हैं और ना बाकी चीजें खर्चा कर रहे हैं आप। ये पहाड़ में अक्सर ऐसा क्यों माना जाता है कि शराब चलती है और खाने पीने की चीजें चलती हैं? आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, इस पहाड़ क्षेत्र के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सर एक चीज है, आपने देखा होगा, ये आज हमारे युवाओं में इतनी बेरोजगारी भर दी है ना इन्होंने। युवाओं को लगता है कि यार झंडा डंडा पकड़ने से कम 2 दिन 4 दिन गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े चौड़े होके घूमते हैं, पुलिस वाले भी हमें कुछ नहीं कर पाते, शराब पी के भी चलते हैं या कुछ और तामसी प्रवृत्तियां भी। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ है। मुझे समझ आ दीजिए जरा आप, और मैंने ये पूछा भी है, गाँव में भी जाके पूछा है। 10 साल पहले मोदी जी ने बोला था पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, ये आने वाला दशक पहाड़ का होगा। आपकी चाय दे दीजिए, साथ ही दे दीजिए। अच्छा, जो बच्चा, समझिएगा, जो बच्चा तब 12 साल का था ना, आज वो 22 साल का हो गया। 12 साल का बच्चा जिसमें आप सभी अच्छी चीजें भर सकते हैं, वो एक बच्चा है। उसमें शायद आप दे दीजिए चाय। थैंक यू। तो रोहतान साहब, मैं ये कह रहा था कि समझिएगा आप, 10 साल में जिस बच्चे को बहुत कुछ हो जाना था, उसके परिवार को जैसे कहा गया था, वो हुआ नहीं। आज अब किस पे आप वोट मांगेंगे? ये वोट मांगने के लिए नई नई चीजें लाते। दीदी भूलियों से वोट नहीं आएगी। आशा दीदी जहाँ जहाँ जाती हैं कहती हैं अरे प्रणाम दीदियों, कैसे हैं आप, उन गढ़वाली में बोल के, सुख दुख की साथी बता के, तो आप मेरी ध्यान हो, आप मेरी भुल्ली हो, आप मेरा रिश्ता वहाँ से है वहाँ से है, वैसे में वोट नहीं आएंगे। सच्चाई ये है, इनके गांव की सड़क आज भी नहीं बनी। 10 साल ये वो रही विधायक, और उसके बाद पिछले 5 वर्षों से ये महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। अंकिता भंडारी पे एक लफ्ज नहीं इन्होंने निकाला, ये सच्चाई है। अपने गांव की सड़क तक नहीं बन पाई, ये सच्चाई है। आज महिलाओं की बात करते, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, इनको पता नहीं है कि बच्चियां कहाँ पढ़ रही हैं और कितनी पढ़ रही हैं। इनको ये नहीं पता कि जो एक क्लस्टर स्कूलिंग के नाम पर स्कूल एक बंद करके दूसरे में समायोजित करने की बात कर रहे हैं, वो बच्चे 4-5 किलोमीटर गाँव पैदल कैसे जाएंगे। काम के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये इनके ये चेहरे शायद अब थोड़ा बहुत नकाब उतर रहे हैं, जनता समझ रही है। और ऐसे ही मनोज रावत जी का भी, उन्होंने भी 5 साल में कौन से काम किए? वो इकलौते विधायक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी विधायक निधि तक लौटा दी। मैं बोलता हूँ उनका गांव भड़ज है साहब, उस भड़ज गांव में ही कुछ लोगों को काम दे देते, कुछ काम वहां से कर देते। आज वहां भड़ज से उनको वोट पड़ जाती, भड़ज से भी पूरी वोट नहीं पड़ने वाली, उनका खुद का गाँव है। सरनेम चौहान है आपका, तो आशा दीदी ने या मनोज भैया ने त्रिभुवन चौहान को कांटेक्ट करने की कोशिश की या नहीं की पक्ष में बैठने के लिए? उनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है ना। और शायद जब तक आएगा तब तक हम शपथ ले रहे होंगे। किस बात की शपथ? विधायक पद की। पूरा मानते हैं विधायक बनेंगे? बिल्कुल। ये देखिएगा, मैं बोलता हूँ परिणाम वो आंकड़ों वाले चाहे कुछ भी हो, जो जनता मुझे प्यार कर रही है उनके लिए तो हम विधायक हैं। और कतपय फोन जो अब आते हैं ना, वो विधायक जी से ही शुरू हो रहे हैं। रिजल्ट जो भी हो दादा, उनका भरोसा अब यहाँ से नहीं टूटेगा। दे विल हैव देयर ओन गाय जो उनके लिए एक विधायक की तरह काम करेगा, क्षेत्र में लग के काम करेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। कहते हैं पत्रकार के पास शब्दों का एक जाल होता है, महाजाल होता है, और शब्दों के मामले में उसका बैंक कभी खाली नहीं होता। त्रिभुवन चौहान का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन उनका ये मानना है कि जो उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, जो उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो आज भी उन्हें विधायक जी कहकर ही बात कर रहे हैं। यानी जनता का प्रतिनिधि तो त्रिभुवन चौहान बन चुके हैं। आने वाले चुनाव में अब उन पर सील, जिसे कहते हैं सरकारी सील, वो लगेगी या नहीं लगेगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें और आपको दोनों को करना होगा।
तब तक के लिए नमस्कार।